Hello students, today we are going to discuss items of balance of payment. भुगतान संतुलन की मदें. Items of balance of payment can be classified into two categories. भुगतान संतुलन की मदों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट्स, सेकंड इज आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाते से संबंधित मदें और पूंजी खाते से संबंधित मदें. अब इन्हें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट और इसके आइटम्स. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? द करंट अकाउंट shows the position of the international trade of a country. चालू खाता भुगतान संतुलन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसको हमें बताता है. इट इंक्लूड्स द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल टाइप्स. इसमें करंट अकाउंट में क्या शामिल होता है? समस्त दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात, यानी कि सारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो भुगतान संतुलन का अर्थ है, उनसे संबंधित सभी मदें आती है. इट ऑल्सो इंक्लूड मॉनिटरी मूवमेंट विदाउट कंसिडरेशन. इसमें जितने भी मौद्रिक सौदे होते हैं वह समस्त सौदे जिसमें बिना प्रतिफल के भी अगर मौद्रिक सौदे हुए हैं तो वो भी शामिल करते हैं. अब बिना प्रतिफल के मौद्रिक सौदों का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो विदेशों से भारत को कोई डोनेशन मिला, दान मिला, ठीक है ना, तो वो कोई लाभ के लिए नहीं किया, ना हमें वापस चुकाना, लेकिन मुद्रा का लेन देन हुआ है, मुद्रा हमारे यहाँ पर आई है, आर्थिक सौदा हुआ है, तो वो भी शामिल होगा. या ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लो विदेशों में हमारे कोई रिलेटिव है और हमने वहाँ पे गिफ्ट भेजा है, तो गिफ्ट भेजा है तो कुछ पैसा वहाँ गया है ना रिटर्न में वो कोई देगा, हमने अपनी इच्छा से भेजा है. तो चूँकि मनी का लेन देन हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इट विल इंक्लूड इन करंट अकाउंट. ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब बिना प्रतिफल के अगर कोई सौदे हुए हैं मौद्रिक, तो वो भी इसमें शामिल होंगे. ठीक है, ये तो करंट अकाउंट का मीनिंग हो गया. अब इसमें कौन कौन सी मदें शामिल है, आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट, वो हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि कमोडिटी का मतलब है वस्तु, वस्तु का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका मतलब हो गया दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात. तो भुगतान संतुलन की सबसे प्रमुख मद वस्तुओं का आयात निर्यात है, जिसे दृश्य व्यापार भी कहते हैं, विजिबल ट्रेड. और दृश्य व्यापार के अंतर्गत उन आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है जिसका देश के बंदरगाह पर लेखा जोखा रखा जाता है. वस्तुओं के आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन भी कहते हैं. आयात के बदले में देश को भुगतान करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है. इसलिए वस्तुओं के आयातों का नाम पक्ष में लिखा जाता है, यानी कि पेमेंट में, डेबिट में. और निर्यातों के बदले में देश को भुगतान प्राप्त होता है, तो इसे हमें विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो ये हम करेंगे रिसिप्ट में, है ना, जमा पक्ष में लिखेंगे. तो ये हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का आयात देश की देनदारियों को बढ़ाता है और निर्यात प्राप्तियों को बढ़ाता है. सेकंड पॉइंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आयात और निर्यात. सेवाएं क्या होती है? जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए हमें पेमेंट तो करना पड़ता है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना. तो सेवाओं का आयात निर्यात भुगतान संतुलन की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है. सेवाओं के आयात निर्यात को अदृश्य व्यापार भी कहते हैं और इनका लेखा जोखा बंदरगाह पर या कस्टम विभाग में नहीं होता है. देश को सेवाओं के निर्यात के बदले में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और सेवाओं के आयात के कारण विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है. इसलिए जब देश सेवाओं का निर्यात करता है तो उसे जमा पक्ष की ओर, और जब वह सेवाओं को प्राप्त करता है तो उसे नाम पक्ष की ओर लिखा जाता है. सेवाओं के अंतर्गत व्यापारिक सेवाएं, बीमा, बैंकिंग की सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं, जहाजी सेवाएं, बंदरगाह, नहर व्यय, डाक, तार, टेलीफोन आदि के शुल्क सम्मिलित होते हैं. ठीक है, अब सेवाओं के आयात निर्यात की जो प्रमुख मद है, सेवाओं के आयात निर्यात की भी दो मदें हैं.
उसमें पहला है सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट और एक है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि व्यापारिक कंपनियों एवं संस्थाओं द्वारा दी गई सेवाएं और विदेश विशेषज्ञों की सेवाएं। जब देश की बीमा, बैंक, वायु, सामुद्रिक, जहाजी, यातायात कंपनियां एवं अन्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं अपनी सेवाओं का निर्यात करती है तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जब देश इनकी सेवाओं को आयात करता है तो उससे विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। विशेषज्ञों की सेवाओं में जब एक देश के तकनीकी विशेषज्ञों, चिकित्सकों, आचार्यों, इंजीनियर्स द्वारा अन्य देशों को अपनी सेवाएं दी जाती है तो इनके बदले में देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा इनकी सेवाओं के आयात करने पर विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन टूरिस्ट एंड डेलीगेशन, पर्यटन एवं शिष्टमंडल के व्यय। जब किसी देश में विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनसे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिसे भुगतान संतुलन के रिसिप्ट पक्ष में दिखाया जाता है। और जब देश के लोग विदेशों में पर्यटक बनकर जाते हैं तो देश को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इसे भुगतान संतुलन के पेमेंट पक्ष में दिखाया जाता है। इसी प्रकार देश के विभिन्न शिष्टमंडलों तथा अध्ययन दलों के देश में आने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिसे क्रमशः भुगतान संतुलन के पेमेंट और रिसिप्ट पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर प्रतिफल। विनियोगों पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल ब्याज और लाभांश यानी कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के रूप में हो सकता है। जब एक देश द्वारा विदेशों में पूंजी विनियोजन या ऋण दिया जाता है तो उसे ब्याज, और इसके विपरीत जब देशों में विदेशियों द्वारा किए गए विनियोग पर ब्याज एवं लाभांश का भुगतान किया जाता है तो उसे देना पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरकारी व्यय। एक देश के विश्व के अन्य राष्ट्रों से दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए विदेशों में अपने दूतावास या अन्य कार्यालय स्थापित करने पड़ते हैं, जिन पर सरकार को खर्चा करना पड़ता है। एक देश द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों और कार्यालयों पर किया गया व्यय विदेशी मुद्रा भुगतान का दायित्व उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पेमेंट पक्ष में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार जब विदेशी सरकारों द्वारा उनके दूतावासों आदि पर व्यय किया जाता है तो इसे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और उसे रिसिप्ट पक्ष में दिखाया जाता है। इसी तरह कभी कभी देश की सरकार को अन्य देशों को युद्ध, हर्जाना, दंड, मुआवजा आदि के फलस्वरूप भुगतान प्राप्त होता है तो इन्हें प्राप्तिय पक्ष में दिखाया जाता है। और इसके विपरीत जब सरकार को इन सब के एवज में भुगतान करना होता है तो उसे देनदारी पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में कुछ व्यवहार एक पक्षीय होते हैं जो बिना प्रतिफल के भुगतान कहलाते हैं। इनमें भुगतान करने वाला किसी तरह का प्रतिफल नहीं लेता। उदाहरण के लिए अन्य देश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में घर परिवार वालों को अपनी आय का एक भाग भेजना। इसी तरह अन्य देश में रहने वाले मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा उपहार भेजना तथा विदेशी सरकारों, संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनुदान या सहायता प्रदान करना बिना प्रतिफल के भुगतान के उदाहरण हैं। जिस देश को ये भुगतान प्राप्त होते हैं वे इन्हें प्राप्तियों पक्ष में लिखते हैं और जिन राष्ट्रों द्वारा इनका भुगतान किया जाता है वे इन्हें देनदारी पक्ष में लिखते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट्स और करंट अकाउंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट करंट अकाउंट है, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द करंट अकाउंट शोज ओनली द एडजस्टमेंट। जो ये कैपिटल अकाउंट है ये एडजस्टमेंट करता है कि भाई जो करंट अकाउंट के कारण जो भी
माइनस या प्लस हुआ तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट में सौदे किए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन सेपरेटली अंडर इट। इसके अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन विनियोगों को अलग अलग दिखाया जाता है। अब इसके क्या आइटम्स हैं? आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि दीर्घकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि अल्पकालीन विनियोग, गोल्ड मूवमेंट यानी कि स्वर्ण आवागमन, और ओमिशन यानी कि भूल चूक। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दीर्घकालीन विनियोग, 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले विनियोग दीर्घकालीन विनियोग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक देश के निवासियों द्वारा विदेशों में खरीदी गई संपत्तियां एवं प्रतिभूतियां आती है। इसके अतिरिक्त विकास वित्त की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन ऋण भी दिए जाते हैं। जिन देशों के द्वारा इन विनियोगों से राशि प्राप्त होती है वे इसे पावना पक्ष यानी कि प्राप्ति पक्ष में दिखाते हैं, और जिन देशों द्वारा ऐसे विनियोग किए जाते हैं वे इस राशि को देनदारी पक्ष में दिखाते हैं। सेकंड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन विनियोगों के अंतर्गत विदेशी बैंकों में रखी गई जमाएं, सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि के अल्पकालीन प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है। इन विनियोगों में प्राय 6 महीने अथवा इससे कम अवधि के लिए ही राशि लगाई जाती है, और वस्तुतः अल्पकालीन विनियोग चालू खाते की मदों और दीर्घकालीन पूंजी विनियोग के अंतर को पाटने के लिए किया जाता है। अल्पकालीन विनियोगों की प्रविष्टियां दीर्घकालीन विनियोगों की तरह से ही होती है। नेक्स्ट है गोल्ड मूवमेंट, स्वर्ण आवागमन। भुगतान संतुलन की चालू खातों की मदों और पूंजी खातों की मदों में प्राप्तियां एवं भुगतान पक्ष में फिर अंतर रहता है, तो उसे स्वर्ण के आवागमन द्वारा समायोजित किया जाता है। जो देश स्वर्ण का निर्यात करता है तो उसे स्वर्ण की राशि को भुगतान पक्ष में दिखाना पड़ता है, और जो राष्ट्र स्वर्ण प्राप्त करता है वह उसे प्राप्तियां पक्ष में दिखाता है। तो स्वर्ण के वास्तविक आवागमन के बिना ही भुगतान संतुलन में इसे उद्दिष्ट क्रियाओं के द्वारा स्वर्ण स्वामित्व परिवर्तन के द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है। वर्तमान समय में स्वर्ण का आदान प्रदान अत्यंत कम हो गया है और इसकी जगह अल्पकालीन विनियोग का सहारा लिया जाने लगा है। एंड लास्ट ओमिशंस, भूल चूक। पूंजी खाते की सभी मदों को व्यवस्थित करने के पश्चात भी यदि किसी कारणवश संतुलन में अंतर आता है तो भूल चूक शीर्षक के अंतर्गत अंतर की राशि को प्रदर्शित किया जाता है। तो टुडे वी डिस्कस items of balance of payment, and in this section items of current account and items of capital account along with meaning of capital account and current account today we discuss. Thank you.